इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर फर्स्ट ऑफ 1872। इसमें हम एडमिशन के पार्ट में पढ़ रहे थे। सेक्शन 17 से लेकर 31 तक के सेक्शन से ये कवर करता है। सेक्शन 17 में हमने ये देखा था कि एडमिशन में का डेफिनेशन क्या होता है, एडमिशन में किस चीज़ को लिया जाएगा या कौन से एडमिशन को आप यू कैन से फुल प्रूफ मानेंगे, कॉन्क्लूसिव एविडेंस, कॉन्क्लूसिव प्रूफ ले लेंगे। और रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एडमिशन क्या हो सकती हैं, तो जो एडमिशन वॉलेंटरी हो, जो एडमिशन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस हो, एंड द एडमिशन विच विल रिलीव द अपोनेंट पार्टी, रिलीव द अपोजिट पार्टी फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रूफ। ये तीन इंग्रेडिएंट्स अगर होते हैं तो उसे एक फुल प्रूफ एडमिशन माना जाएगा। सेक्शन 18 में बताया था कि कौन एडमिशन दे सकता है, हु कैन गिव द एडमिशन। सो एनी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, द एजेंट टू दोज पार्टीज, द पर्सन्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन आते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए अंडरलाइन करके, ट्रस्टीज, गार्डियंस, देन रिसीवर, असाइनी, एग्जीक्यूटर ऑफ इंसॉल्वेंट स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में। Then the persons having the proprietary or pecuniary interest and the persons from whom the parties derived their interest। ये 5 categories of persons हैं जो कि हम लेते हैं उन लोगों को जो एडमिशन दे सकते हैं, हु कैन गिव एडमिशन में। ये सेक्शन 18 में हमने देखा था। फिर टाइप्स ऑफ एडमिशन देखे थे। देन सेक्शन 19 को हमने देखा था, एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज द अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। तो इसमें हमने क्या देखा था, कोई पर्सन जो पार्टी टू द सूट तो नहीं है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, उस जो ट्रांजेक्शन है या जो फैक्ट एंड इशू है, जो मैटर ऑफ द केस है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस है, उस सब्जेक्ट मैटर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और वो आके अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा देता है जो आइदर ऑफ द टू पार्टीज के अगेंस्ट में हो जाए, तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको भी एज एन एडमिशन दिया जाएगा, हुज पोजीशन इज प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टीज टू द सूट। फिर सेक्शन 20 को हमने देखा था, दैट इज एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड। जब ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा था उस समय अगर किसी पर्सन को बताया गया कि भाई आप उससे जाके पूछो, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो इस प्रोडक्ट के बारे में, वो इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में, इस ट्रांजेक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है, आप उससे पूछिए, तो फिर क्या होगा, उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन माना जाएगा। या फिर जो पार्टीज ऑफ द सूट हैं वो किसी एक पर्सन के लिए बोलते हैं भाई ये बोल देंगे तो हम तो मान लेंगे, उन्होंने ये बोल दिया, इसका मतलब फिर अब वो जो भी जिस पर्सन को उन्होंने रेफर किया है वो जो बोलेगा उसको एडमिशन माना जाएगा उस पार्टी की तरफ से। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको क्या देखना है, एक्सप्रेसली रेफर्ड बता रहा है, इम्प्लाइडली रेफर नहीं होना चाहिए। जो पर्सन है वो एक्सप्रेसली रेफर होना चाहिए। एक्सप्रेसली का मतलब या तो स्पोकन वर्ड्स होने चाहिए या फिर रिटन वर्ड्स होने चाहिए। दो तरह के रेफरेंस होते हैं, एक होता है बाय कंडक्ट जिसको हम इम्प्लाइड रेफरेंस कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस दोनों ही तरह से हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन बाय कंडक्ट नहीं चलेगा। तो ये जो पर्सन को रेफर किया है वो एक्सप्रेसली रेफर्ड होना चाहिए। यहाँ तक के सेक्शंस हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, अगर नहीं देख पाए तो वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 21, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम। क्या बात कर रहा है ये कि एडमिशन किसके लिए प्रूफ होता है, ये किसके अगेंस्ट में प्रूफ होता है। सो द प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट द पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तो कोई पर्सन जो एडमिशन दे रहा है या जिसके तरफ से एडमिशन दिया जा रहा है, ये किसके अगेंस्ट में प्रूफ होगा, ये उसी के अगेंस्ट में प्रूफ होगा। मैंने अगर एडमिशन मैंने कोई स्टेटमेंट दिया और उससे मैं चाहता हूँ कि एज एन एडमिशन लिया जाए, तो इसका प्रूफ मेरे अगेंस्ट में लिया जाएगा, सामने वाली पार्टी के लिए अगेंस्ट नहीं होगा। ये चीज़ हम पहले भी इन द सेक्शन 17 में पढ़ चुके थे कि जो एडमिशन होता है दैट इज ऑलवेज टेकन टू बी एन एडमिशन इफ इट इज अगेंस्ट आवर ओन राइट्स। मैं मेरे फेवर में कोई बात बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट एन एडमिशन। मैं मेरे अगेंस्ट में कोई बात बोल रहा हूँ या अपोनेंट पार्टी के फेवर में कोई बात बोल रहा हूँ, उसी को एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने खुद के फेवर में तो सारे बोलेंगे, उसमें फिर एडमिशन की क्या बात हुई। प्लांट में, रिटन स्टेटमेंट में सब यही लिखते हैं कि हमारे फेवर की क्या बातें हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी एडमिशन का जो प्रूफ है
वो जो पर्सन उसे एडमिशन को देता है, द पर्सन हु इज मेकिंग एन एडमिशन, और एनी अदर पर्सन हु इज मेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन और द पार्टी टू द सूट, उनके बिहाफ पे एडमिशन अगर कर रहा है, उसके अगेंस्ट में लिया जाएगा उस एडमिशन को, नॉट टू द अपोजिट पार्टी। देखिए क्या लिखा है, एडमिशंस आर रिलेवेंट, admissions are relevant and may be proved, admissions may be proved as against the persons who makes them, जो उस एडमिशन को कर रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट में लिया जाएगा उसे, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट को ले सकते हैं, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases, but जो उस एडमिशन उनके बिहाफ पे कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, जिस पर्सन के बिहाफ में किया जा रहा है। दो पार्टीज हो गई, देखिए जैसे एक तो मैं पार्टी टू द सूट हूँ और दूसरा मेरा एजेंट है। अगर मेरे एजेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको एज अ प्रूफ किसके लिए लिया जाएगा, उस एजेंट के अगेंस्ट में या अगेंस्ट मी, क्योंकि मैं पार्टी टू द सूट हूँ। सो दैट स्टेटमेंट गिवन बाय माय एजेंट विल बी टेकन एज अ प्रूफ अगेंस्ट मी, नॉट अगेंस्ट माय एजेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शंस दे रखे हैं, किस बात के, एक तो ये जो मैंने सेकंड सिचुएशन दी, और दूसरा कौन सी सिचुएशन कि जो मेरी अपोनेंट पार्टी है, अपोजिट, क्योंकि अभी अभी हमने एक जनरल रूल लिया है। जनरल रूल क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन अपने फेवर में देता है उसे एडमिशन नहीं माना जाएगा, कोई भी, ये जनरल रूल है। लेकिन इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस क्या हैं? सबसे पहला एक्सेप्शन है, इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। जो पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया, अपने ही फेवर में दिया, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर उसको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ले लिया जाएगा सेक्शन 32 में। ठीक है, इसके बाद में एक्सेप्शंस बता रहा हूँ जनरल रूल के। जनरल रूल क्या है, दैट इज एडमिशन बाय एनी पर्सन विल बी अ प्रूफ अगेंस्ट हिमसेल्फ नॉट टू द अदर। लेकिन टू द अदर कब हो सकेगा वो, जब एडमिशन मेड इन द पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल स्टेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग it if it consists of statement as to the existence of a state of mind or body, or provided that such state of mind or body is an issue or relevant। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी फैक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, किसी आर्टिकल, किसी डॉक्यूमेंट, किसी ट्रांजेक्शन का तो नहीं बता रहा है, लेकिन वो पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, वो पर्सन के फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, तो वो एज अ एक्सेप्शन रहेगा टू द जनरल रूल, दैट इज एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट का। ठीक है, ये यहाँ पे दो पॉइंट्स उसके एक्सेप्शन के लिए गए हैं। तो सेक्शन 21 क्या स्पेसिफाई करता है, सेक्शन 21 ये कहता है जब भी कोई पर्सन एडमिशन करेगा, वो पर्सन उसके खुद के अगेंस्ट में प्रूफ लिया जाएगा, इट विल बी यूज्ड एज अगेंस्ट हिमसेल्फ। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन था, दैट इज अगर जो पर्सन ने एडमिशन किया है उसकी डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन 32 में रेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बताता है या स्टेट ऑफ बॉडी को बताता है, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर एक और पॉइंट दे रखा, द स्टेटमेंट वाज अकम्पनीड बाय द कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, या फिर पर्सन का ऐसा आचरण, अकम्पनीड बाय कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स आचरण, पर्सन का व्यवहार। सो किसी पर्सन का ऐसा कंडक्ट बताता है जिसकी वजह से वो पर्सन हाईली इम्प्रोबेबल हो जाता है, यानी कि वो प्रूव करता है भाई ये तो पर्सन हमेशा झूठी बोलता है, उसके आप चाहिए जिससे पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, तो हमेशा झूठी बोलता है। तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो गया, एक पर्सन का एक कंडक्ट बता दिया गया, या ये पर्सन तो उस समय इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में था, नशे में था, पर्सन को नींद में चलने की बीमारी है,
ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड बता दिया, पर्सन उस समय सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में था, तो ये सारी चीज़ें फिर क्या हो जाती है, ये फिर उसके अगेंस्ट में उसको यूज़ नहीं किया जाएगा उसके एडमिशन को। ठीक है, फिर आता है, या कोई हो गया जैसे पर्सन है, आप खुद सोच के देखें, एक पर्सन को क्राइम सीन से अरेस्ट किया इन द चार्ज ऑफ मर्डर, और वो पर्सन अगर कोर्ट में आके बोलता है कि हाँ भाई मर्डर मैंने किया है, तो क्या बस इतना सा बोलते ही जज हाथों हाथ उसको पनिश कर देगा क्या? कोई एविडेंस नहीं है, कोई वहाँ पे जो क्राइम से जो वेपन ऑफ द क्राइम मिला, ऑफेंस मिला है, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे हैं, और उसके पास कोई मोटिव नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, पर पर्सन कन्फेशन दे रहा साफ साफ, भाई मैंने ही मर्डर किया है, तो क्या हम उसको वो जज उसको इमीडिएटली पनिश कर देगा कि हाँ ठीक है इसने तो बोल दिया मैंने मर्डर किया है, तो आगे कुछ ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, पनिशमेंट दो, केस खत्म करो? सिर्फ मियर कन्फेशन से ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर उसके रिलेटिव ने किया हो, उसके फ्रेंड ने किया, और उसको वो बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस भी कंसिडर की जाती हैं, वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बॉडीली फीलिंग क्या है, कंडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से क्या है, पर्सन का जो खुद का एडमिशन है कभी कभी उसके अगेंस्ट में नहीं यूज़ किया जाएगा, ये सेक्शन 21 बता रहा है। फिर देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन व्हेन इट्स अदरवाइज रेलेवेंट, और या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो उस ट्रांजेक्शन के अलावा भी रेलेवेंट होता, जो जनरल नेचर में भी वो रेलेवेंट होता, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो वैसे भी एडमिशन मानते, चाहे उसके अगेंस्ट में होता है चाहे फेवर में होता है, लेकिन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता तो उसको भी रेलेवेंट मानते अगर, तो फिर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में उसको रेलेवेंट लिया जाएगा। अदरवाइज जनरल रूल क्या है सेक्शन 21 में, कोई भी पर्सन जो एडमिशन करता है वो एडमिशन उसके खुद के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। दिस इज द जनरल रूल एज पर सेक्शन 21। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 22 पर। सेक्शन 22 कहता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। देखिए, दो तरह के एविडेंस होते हैं, आपको पता भी होगा, हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पढ़ा था सेक्शन 3 में। एक तो होते हैं हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और दूसरा होता है हमारे पास में ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस से डील करेगा सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करेगा सेक्शन 61, 62, 63, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको लेटर पार्ट पर अपन डिटेल में देखेंगे। लेकिन और फिर ये भाई कहा जाता है, जनरल रूल क्या है, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, तो फिर ओरल एडमिशन को या ओरल एविडेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर ओरल एडमिशन वी आर बाउंड टू टेक दैट। ठीक है, और या फिर एक कंडीशन आती है जो सेक्शन 22 में लिखा है कि किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का या फिर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं करना है कोर्ट में। मेरे पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सेल डीड है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई भी रजिस्टर्ड डीड है, और वो मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस डॉक्यूमेंट का मैं सिर्फ आके ओरल एडमिशन दे रहा हूँ कि हाँ मेरे पास में ये सेल डीड है, मेरे पास ये रजिस्टर्ड डीड है, तो क्या जज उसको एज एन एडमिशन लेगा? जज बोलेगा भी आपके पोजीशन में तो आप उसको प्रेजेंट करो। तो यहाँ पे सेक्शन 22 में ऐसी कंडीशंस बता रहे हैं जिन कंडीशंस में किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का सिर्फ ओरल एडमिशन अगर दिया जाता है तो उसको रेलेवेंट कब माना जाएगा, कब ऐसी सिचुएशन होगी कि उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जो कंटेंट है उसके ओरल एडमिशन हुआ उसी को रेलेवेंट मान लिया गया, वो सेक्शन 22 स्पेसिफाई करता है। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स, कंटेंट्स की बात आ रही है, डॉक्यूमेंट की बात नहीं आ रही है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आ रही है, यानी उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात आ रही है। Oral admissions as to the contents of the document are not relevant। जनरल रूल आ गया क्या, कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसके लिए ओरल एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रेजेंट होना चाहिए। जनरल रूल यही है। लेकिन आगे के तो इस चीज़ को मैं जैसे अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको कि दो पार्ट्स में आप इसको सेक्शन को डिवाइड कर सकते हो। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला सेंटेंस, ये तो क्या बता रहे हैं, जनरल रूल। क्या है जनरल रूल? कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का ओरल एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। ठीक है,
अब इसके आगे वो क्या बोल रहा है, इसके आगे वो बोल रहा है अनलेस। अनलेस का मतलब एक कंडीशन आ गई कि इसके आगे जो कंडीशंस देगा, अनलेस एंड अनटिल। इसका मतलब वैसे जनरल रूल तो यही है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए एडमिशन, ओरल एडमिशन नहीं एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such documents। तो जब जो पार्टी वो एडमिशन कर रहा है रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, वो इस बात को प्रूव कर देता है, और इस बात को प्रूव करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है। क्या प्रूव करने में? कि उसके पास ये एंटाइटलमेंट है, उसके पास में ये अधिकार है कि वो इस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट कर सके। तो होता है कई बार कि वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, सेक्शन 66 का नोटिस उसमें दिया जाता है, और 64 में 65 में बताएगा सारा कि कब किसी डॉक्यूमेंट की जगह सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं हम, प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। पर यहाँ पे वो बता रहे कि एंटाइटलमेंट, अगर वो पार्टी ये प्रूव करे कि आई एम एंटाइटल्ड टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या कंडीशन बता रहा है कि मैं जो पार्टी जो एडमिशन दे रही है वो कह रही है कि आई हैव द एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट, अगर वो एंटाइटल्ड है ऐसा करने के लिए, अंडर द रूल्स हेयर एंड आफ्टर कंटेंट। तो अब रूल्स कौन से हैं, वो रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेक्शन 64, 65, 66 वो सब कवर करते हैं। अंडर द रूल्स हेयर एंड आफ्टर कंटेंट और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। तो तब उसको एक तो एडमिशन मिलेगा ओरल एविडेंस को, कब? जब वो ये प्रूव कर देता है भाई आई एम एंटाइटल्ड, मेरे पास में राइट है कि मैं इसका सेकंड एविडेंस दे सकूँ। और दूसरा, जब डॉक्यूमेंट जो है ना, वो डॉक्यूमेंट के लिए अपोजिट पार्टी बोलते भाई ये तो डॉक्यूमेंट ही फोर्ज्ड है, यानी कि जब जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ही क्वेश्चन में अगर आ जाए, तब तब भी फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ना आप ओरल एविडेंस दे सको, ओरल एडमिशन कि अब यहाँ तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ो, डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सामने वाली अपोजिट पार्टी बोल रही है तो डॉक्यूमेंट ही फ्रॉड है, फोर्ज्ड है, तो फिर हम कंटेंट की क्या बात करें। तो या तो सामने वाली पार्टी के पास में एंटाइटलमेंट हो, या फिर जो अपोजिट पार्टी है उसकी तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के ऊपर क्वेश्चन ना हो। तो इन दो सिचुएशंस में दो ही एक्सेप्शन है जब जनरल रूल को वायोलेट करते हुए ओरल एडमिशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 थोड़ा सा यू कैन से, क्योंकि अदर सेक्शंस को रेफर करता हुआ है तो अनयूजुअल सा है। अगर कोई माइंड में क्वेरी अराइज हो रहा है सेक्शन 22 से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। सेक्शन 22A, अब जब कभी भी आप ध्यान रखें, वैसे तो आप लोग सब लॉ स्कॉलर हैं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान होगी कि जब कभी भी किसी सेक्शन के साथ में कैपिटल अल्फ़ाबेट लगा हुआ रहता है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, बल्कि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो सेक्शन 22A इसका मतलब ये क्या है, ये बाद में ऐड हुआ है। क्या लिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में लिखता है। 2002 के आसपास ये ऐड हुआ होगा सर्टेनली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड आईटी एक्ट जो था वो तभी बना है। तो देखिए, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट, 22 में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ओरल एडमिशन, 22A में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट के बारे में ओरल एडमिशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोर्ट बोलेगी भी जनरल रूल तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लाके प्रेजेंट करो ना, आप बोलते हो कि कैसेट है, डीवीडी है, सीडी है, पूरे लाके प्रेजेंट करो, उसके कंटेंट का ओरल एडमिशन देने का क्या मतलब है। तो जनरल रूल तो वही है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो इटसेल्फ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए सेक्शन 22A क्या आता है कि उसके लिए ओरल एडमिशन कब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सो द ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रेलिवेंट, ये आ गया जनरल रूल। फिर आगे क्या लिख रहा है, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, यानी कि कब तक की नहीं, जब तक कि जो
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी जेन्युइननेस, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। दोनों पार्टीज बोल देती हैं कि हाँ ये जो कैसेट है, ये जो रिकॉर्डिंग है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो रिकॉर्डिंग तो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं किया है, ये किसी तरह के फैब्रिकेटेड नहीं है। तो जब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो इटसेल्फ क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर उसके कंटेंट के लिए ओरल एडमिशन लिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही लिखा है सेक्शन 22A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 23 आज का लास्ट सेक्शन होगा ये, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। जो सिविल केसेस होते हैं, केसेस दो तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं, सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, इसके बारे में सेक्शन 23 रेफर करता है। देखते हैं क्या लिखता है इसके बारे में ये। इन सिविल केसेस नो एडमिशन is relevant if it is made earlier upon an express condition that the evidence of it is not to be given or under circumstances from when the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. Exception is section 126. तो सेक्शन 120 से लेकर जो भी आगे चलेंगे प्रोविजंस को, सेक्शन 130, 129, 130 तक का, वो क्या आते हैं, वो प्रिविलेज में आते हैं, जो कि स्पेशल प्रिविलेज जिसमें दिया जाता है। ठीक है, तो उसको तो 126 के अलावा तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसके अलावा जनरल रूल क्या बोल रहा है कि किसी भी सिविल केस में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट एज एन एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा जो दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ऐसे डीलिंग हुआ है कि आप इस चीज़ का एडमिशन नहीं दोगे, आप इस आगे बारे में स्टेटमेंट नहीं दोगे, ऐसा आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई डील हो गया है, तो ऐसा कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। इफ इट इज मेड आइदर अपॉन अ एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कोई ऐसी एक्सप्रेस कंडीशन रख ली गई है कि आप एडमिशन नहीं दोगे, ये इस कंडीशन पे उसको पैसे का लालच दे दिया, कोई भी ऐसा, और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, और या फिर पार्टीज ने ही आपस में ऐसा एग्री कर लिया है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट में एविडेंस नहीं देंगे एडमिशन, तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस में सिविल केस अगर है तो ऐसे एडमिशंस को क्या होगा, रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो जनरल रूल के अगेंस्ट है। एक तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वायोलेट करने वाली बात, लीगल प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करने वाली चीज़ें आ जाती है उसमें सारी, है ना। तो ये था हमारा एडमिशन से रिलेटेड वाला पार्ट। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। सुरजीत वर्सेस गुरुचरण, AIR 1973, पंजाब 18, पेज नंबर 18। तो केस के फैक्ट इस तरह के हैं कि वेयर द पिटीशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पेंडिंग, हिंदू मैरिज एक्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और वो पेंडिंग थी, अंडर पेंडेंसी। अ लेटर रिटन बाय वन ऑफ द पार्टीज, दो पार्टी रहे होंगे, सपोज कर लें अपन हस्बैंड वाइफ होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है तो उसमें से किसी एक ने एक लेटर लिखा था, कंटेनिंग एन एडमिशन ऑफ क्रुएल्टी एंड सीकिंग अपॉलजी वाज फाइल्ड। तो सपोज कर लें कि भाई हस्बैंड ने एक लेटर लिखा था अपनी वाइफ को मनाने के लिए कि भाई मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो और घर वापस लौट के आ जाओ, ये उसने ऐसा लेटर लिखा था। और ये क्या किया, वाइफ ने इस पिटीशन में प्रेजेंट कर दिया, हिंदू मैरिज एक्ट की जो पिटीशन चल रही है, डिवोर्स केस चल रहा है सपोज, उसमें प्रेजेंट कर दिया। तो इट वॉज हेल्ड दैट लेटर इज अ प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था सेक्शन 120 से स्टार्ट हो जाता है, 120, 121, 122, वो सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो इट वॉज हेल्ड दैट लेटर इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट एंड इट मे बी inferred that the parties did not want to let it in evidence in respect of the letter। तो ये अगर प्रेजेंट भी कर दिया जाएगा तो भी इसको एज एन एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है।
प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन है, क्लाइंट और एडवोकेट के, क्लाइंट और उसके प्लीडर के बीच का कन्वर्सेशन है, कोई कम्युनिकेशन है। अब ये तो आप जानते ही हैं, अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया भी है तो वो अपने एडवोकेट को जाके तो सारी बात बताएगा ही बताएगा कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, यहाँ पे क्राइम, ये चीज़ें मैंने छुपाई करी हैं, और वो एडवोकेट जाके वो सारी चीज़ें कोर्ट में बताते हैं, वो तो मर गया क्राइम, जो क्लाइंट था वो तो ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है कि क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को कोई बात बताई है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई बात बताई है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, तो उनको एज एन एडमिशन नहीं लिया जाता है। इसका एक्सेप्शन सेक्शन 126 है, वो हम देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसका एक केस लॉ था। सेक्शन 24 से कन्फेशन से रिलेटेड, सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के जो प्रोविजंस है वो कन्फेशन से डील करते हैं, उन्हें हम कल की क्लास में लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, और ना सिर्फ लॉ स्कॉलर के लिए, जनरल पर्सन के लिए भी बहुत नॉलेजेबल के इंफॉर्मेटिव हैं ये सेक्शन 24 से 30 तक के जो प्रोविजंस हैं। तो आज हमने डिस्कस किए सेक्शन 20, 21, 22, 23। इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं जब भी ज़रूरत, जब भी चाहें, जितनी बार चाहें।